जब हम ब्रेन ट्यूमर शब्द सुनते हैं तो मन में अक्सर डर और चिंता घर कर जाती है, लेकिन जानकारी ही डर को दूर करने का सबसे बड़ा हथियार है। तो चलिए आज हम इसे सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेन ट्यूमर दरअसल हमारे दिमाग के अंदर कोशिकाओं की एक असामान्य गांठ या जमाव है। हमारा दिमाग, जो शरीर का कंट्रोल रूम है, अरबों कोशिकाओं से बना है। ये कोशिकाएं एक तय नियम के अनुसार बढ़ती हैं, अपना काम करती हैं और समय आने पर खत्म हो जाती हैं। पर कभी-कभी कुछ कोशिकाएं बिना किसी नियंत्रण के बढ़ने लगती हैं और पुरानी कोशिकाओं के खत्म होने के बाद भी जीवित रहती हैं। यही अनियंत्रित बढ़त एक गांठ का रूप ले लेती है, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। यह समझना जरूरी है कि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता, लेकिन दिमाग जैसी नाजुक जगह पर कोई भी गांठ गंभीर हो सकती है। इस विषय पर बात करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा दिमाग ही हमारी पहचान है। यह हमारी सोच, यादें, भावनाएं और शरीर की हर हरकत को नियंत्रित करता है। जब इस कंट्रोल सेंटर में कोई अनचाही गांठ बनने लगती है, तो यह दिमाग के सामान्य कामकाज में बाधा डाल सकती है। यह गांठ दिमाग के ऊतकों पर दबाव डाल सकती है, जिससे कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जागरूकता की कमी के कारण लोग शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे निदान और इलाज में देरी हो सकती है। इसलिए ब्रेन ट्यूमर क्या है, ये कैसे बनता है और इसके लक्षण क्या हैं, इस बारे में सही और स्पष्ट जानकारी होना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है, ताकि समय रहते सही कदम उठाए जा सके और बेहतर इलाज संभव हो सके। हमारे शरीर में कोशिका विभाजन एक बहुत ही अनुशासित प्रक्रिया है। जैसे किसी फैक्ट्री में मजदूर एक तय शिफ्ट में काम करते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए कि कुछ मजदूर बिना रुके 24 घंटे काम करने लगे और उनकी संख्या भी बेतहाशा बढ़ने लगे। जल्द ही फैक्ट्री में जगह कम पड़ जाएगी और कामकाज ठप हो जाएगा। ब्रेन ट्यूमर भी कुछ इसी तरह काम करता है। कोशिकाएं अपने सामान्य जीवन चक्र को भूलकर अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं। यह गांठ दिमाग के जिस हिस्से में बनती है, उस हिस्से से जुड़े शारीरिक कार्यों पर असर डालना शुरू कर देती है। उदाहरण के लिए, अगर ट्यूमर देखने की क्षमता को नियंत्रित करने वाले हिस्से में है, तो आंखों की रोशनी में समस्या आ सकती है। यह जानना भी सुकून देने वाला है कि मेडिकल साइंस ने पिछले कुछ दशकों में ब्रेन ट्यूमर के इलाज में जबरदस्त तरक्की की है। आज हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा उन्नत तकनीकें और प्रभावी दवाइयां मौजूद हैं। इसलिए इस विषय पर बात करने का मकसद डर फैलाना नहीं, बल्कि आपको और आपके परिवार को सशक्त बनाना है। जानकारी से लैस होकर आप लक्षणों को जल्दी पहचान सकते हैं, डॉक्टर से सही सवाल पूछ सकते हैं और इलाज की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। याद रखिए, ज्ञान ही पहली दवा है, जो हमें किसी भी स्वास्थ्य चुनौती का सामना करने की हिम्मत और सही दिशा देता है। चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं और ब्रेन ट्यूमर के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझते हैं। ब्रेन ट्यूमर को समझने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि सभी ट्यूमर एक जैसे नहीं होते। डॉक्टरों के लिए इलाज की योजना बनाने में ट्यूमर का प्रकार सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होती है। मोटे तौर पर ब्रेन ट्यूमर को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है: प्राथमिक और द्वितीयक ट्यूमर। ये वर्गीकरण इस बात पर आधारित है कि ट्यूमर की शुरुआत कहाँ से हुई। क्या गांठ दिमाग के अंदर ही पैदा हुई या शरीर के किसी और हिस्से से चलकर दिमाग तक पहुंची है? ये सवाल इलाज की पूरी दिशा तय कर देता है। इसीलिए इन दोनों प्रकारों के बीच के अंतर को समझना हमारे लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। प्राथमिक ब्रेन ट्यूमर वे होते हैं जिनकी शुरुआत दिमाग की अपनी कोशिकाओं या उसके आसपास की परतों, जैसे कि मेनिंजेस, क्रेनियल नसों या पीयूष ग्रंथि से होती है। ये ट्यूमर दिमाग के अपने ही घर में पैदा होते हैं। ये भी दो तरह के हो सकते हैं: बिनाइन यानी गैर कैंसर युक्त और मैलिग्नेंट यानी कैंसर युक्त। बिनाइन ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ते हैं और शरीर के दूसरे हिस्सों में नहीं फैलते, लेकिन दिमाग में जगह सीमित होने के कारण एक बड़ा बिनाइन ट्यूमर भी उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि मैलिग्नेंट ट्यूमर, क्योंकि यह दिमाग के जरूरी हिस्सों पर दबाव डाल सकता है। वहीं मैलिग्नेंट ट्यूमर तेजी से बढ़ते हैं और आसपास के स्वस्थ ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी ओर द्वितीयक ब्रेन ट्यूमर, जिन्हें मेटास्टैटिक ट्यूमर भी कहा जाता है, वे होते हैं जो दिमाग में पैदा नहीं होते। इनकी शुरुआत शरीर के किसी और अंग, जैसे फेफड़े, स्तन, किडनी या त्वचा में कैंसर के रूप में होती है। वहां से कैंसर कोशिकाएं खून के बहाव के जरिए यात्रा करती हुई दिमाग तक पहुंच जाती हैं और वहां एक नया ट्यूमर बना लेती हैं। असल में वयस्कों में पाए जाने वाले ज्यादातर ब्रेन ट्यूमर द्वितीयक या मेटास्टैटिक ही होते हैं।
इनका इलाज प्राथमिक ट्यूमर से अलग होता है, क्योंकि डॉक्टरों को सिर्फ दिमाग के ट्यूमर का ही नहीं, बल्कि शरीर में मौजूद मूल कैंसर का भी इलाज करना होता है। यह ऐसा है जैसे किसी बगीचे में खरपतवार की जड़ कहीं और हो और उसकी शाखाएं दूर तक फैल गई हों। इन दोनों मुख्य प्रकारों के अलावा ब्रेन ट्यूमर को उन कोशिकाओं के नाम पर भी वर्गीकृत किया जाता है जिनसे वे बनते हैं। उदाहरण के लिए ग्लियोमा ट्यूमर ग्लियल कोशिकाओं से बनता है, जो नर्व कोशिकाओं को सहारा देती है। मेनिंजियोमा ट्यूमर दिमाग और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्लियों यानी मेनिंजेस से बनता है। हर प्रकार के ट्यूमर का व्यवहार, बढ़ने की गति और इलाज के प्रति प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। इसलिए डॉक्टर बायोप्सी के जरिए ट्यूमर का एक छोटा सा टुकड़ा निकालकर उसकी जांच करते हैं, ताकि यह पता चल सके कि वह किस प्रकार की कोशिकाओं से बना है। यह जानकारी एक सटीक और प्रभावी उपचार योजना बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ब्रेन ट्यूमर के लक्षण बहुत विविध हो सकते हैं और यह इस बात पर निर्भर करता है कि ट्यूमर दिमाग के किस हिस्से में है, उसका आकार कितना बड़ा है और वह कितनी तेजी से बढ़ रहा है। कई बार शुरुआती लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि लोग उन्हें रोजमर्रा की थकान या तनाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए इन संकेतों के प्रति सतर्क रहना बहुत जरूरी है। सबसे आम लक्षणों में से एक है सिर दर्द। यह कोई सामान्य सिर दर्द नहीं होता। यह अक्सर सुबह के समय ज्यादा तेज होता है और समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। कई बार खांसने, छींकने या झुकने पर यह दर्द और भी बढ़ जाता है। अगर किसी को ऐसा सिर दर्द हो रहा है जो दवा लेने पर भी ठीक नहीं हो रहा और जिसका पैटर्न बदल रहा है, तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण लक्षण है दौरे पड़ना। जब दिमाग की सामान्य विद्युतीय गतिविधि में ट्यूमर की वजह से रुकावट आती है, तो दौरे पड़ सकते हैं। ये पहली बार किसी वयस्क में होने वाला दौरा ब्रेन ट्यूमर का एक प्रमुख संकेत हो सकता है। दौरे कई तरह के हो सकते हैं। पूरे शरीर में झटके लगना, शरीर के किसी एक हिस्से का फड़कना या बस कुछ पलों के लिए चेतना खो देना और घूरते रहना। इसी तरह व्यक्तित्व या व्यवहार में बदलाव भी एक चेतावनी हो सकता है। हो सकता है कि एक शांत स्वभाव का व्यक्ति अचानक चिड़चिड़ा या आक्रामक हो जाए, या एक मिलनसार व्यक्ति लोगों से कटना शुरू कर दे। ये बदलाव इसलिए होते हैं क्योंकि ट्यूमर दिमाग के उन हिस्सों को प्रभावित कर रहा होता है जो हमारी भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। याददाश्त से जुड़ी समस्याएं और भ्रम की स्थिति भी ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं। व्यक्ति को हाल की बातें याद रखने में मुश्किल हो सकती है, वह जानी पहचानी जगहों पर रास्ता भूल सकता है या रोजमर्रा के काम करने में उलझन महसूस कर सकता है। उदाहरण के लिए, जिसे चाय बनाना अच्छे से आता था, वह अचानक उसकी प्रक्रिया भूल सकता है। इसके अलावा शरीर के एक तरफ कमजोरी या सुन्नपन महसूस होना भी एक आम लक्षण है। यह ऐसा महसूस हो सकता है जैसे हाथ या पैर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, या उनमें चींटियां चलने जैसा एहसास हो रहा है। चलने में लड़खड़ाना, संतुलन बनाने में दिक्कत आना या चीजों को पकड़ने में परेशानी होना भी इसी से जुड़ा है, जो मोटर कॉर्टेक्स पर ट्यूमर के दबाव का नतीजा हो सकता है। आंखों की रोशनी से जुड़ी समस्याएं भी ब्रेन ट्यूमर का संकेत दे सकती हैं। इसमें धुंधला दिखना, एक चीज का दो दिखना या बिना सिर घुमाए साइड की चीजों को देखने में परेशानी होना शामिल है। यह तब होता है जब ट्यूमर ऑप्टिक नर्व या दिमाग के उस हिस्से पर दबाव डालता है जो दृष्टि को प्रोसेस करता है। सुनने में समस्या, चक्कर आना या मतली और उल्टी, खासकर सुबह के समय, भी कुछ अन्य लक्षण हैं। यह महत्वपूर्ण है कि इनमें से कोई भी लक्षण होने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर ही है। ये लक्षण कई अन्य बीमारियों के भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये लक्षण लगातार बने रहते हैं या समय के साथ और खराब होते जाते हैं, तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लेना ही समझदारी है। जब किसी को ब्रेन ट्यूमर का पता चलता है, तो उसके और परिवार के मन में सबसे पहला सवाल यही उठता है, यह क्यों हुआ? दुर्भाग्य से ज्यादातर प्राथमिक ब्रेन ट्यूमर के मामलों में इसका कोई स्पष्ट और सीधा जवाब नहीं होता। वैज्ञानिक अभी भी इस पहेली को सुलझाने में लगे हुए हैं कि आखिर क्यों कुछ कोशिकाएं बागी होकर अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। हालांकि कुछ जोखिम कारक हैं जिनकी पहचान की गई है, जो ब्रेन ट्यूमर होने की आशंका को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इनमें से एक प्रमुख कारक है रेडिएशन के संपर्क में आना। अगर किसी व्यक्ति को बचपन में किसी और बीमारी जैसे ल्यूकेमिया के इलाज के लिए सिर पर आयनाइजिंग रेडिएशन थेरेपी मिली हो, तो उसे भविष्य में ब्रेन ट्यूमर होने का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। एक और महत्वपूर्ण कारक है पारिवारिक इतिहास या आनुवंशिकी। हालांकि यह बहुत दुर्लभ है,
लेकिन कुछ आनुवंशिक सिंड्रोम हैं जो ब्रेन ट्यूमर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस और ली फ्रामिनी सिंड्रोम जैसी वंशानुगत बीमारियां परिवारों में चलती हैं और इनसे जुड़े लोगों में ब्रेन ट्यूमर विकसित होने की संभावना अधिक होती है। अगर परिवार में किसी को इस तरह का सिंड्रोम है या एक से ज्यादा लोगों को ब्रेन ट्यूमर हुआ है तो डॉक्टर से इस बारे में बात करना जरूरी है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ज्यादातर ब्रेन ट्यूमर के मामले ऐसे लोगों में होते हैं जिनके परिवार में इसका कोई इतिहास नहीं होता है। इसलिए सिर्फ पारिवारिक इतिहास न होने का मतलब यह नहीं है कि खतरा शून्य है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, द्वितीयक यानी मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर का कारण ज्यादा स्पष्ट होता है। इनका मूल कारण शरीर के किसी अन्य हिस्से में मौजूद कैंसर होता है। फेफड़ों का कैंसर, स्तन कैंसर, किडनी का कैंसर, कोलन कैंसर और मेलेनोमा कुछ ऐसे कैंसर हैं जिनके फैलकर दिमाग तक पहुंचने की सबसे अधिक आशंका होती है। इस प्रक्रिया में मूल ट्यूमर से कुछ कैंसर कोशिकाएं टूटकर अलग हो जाती हैं और रक्त प्रवाह या लसिका प्रणाली के जरिए शरीर में घूमने लगती हैं। जब ये कोशिकाएं दिमाग की छोटी रक्त वाहिकाओं में फंस जाती हैं, तो वे वहां बढ़ने लगती हैं और एक नया ट्यूमर बना लेती हैं। इसलिए जिन लोगों को पहले से किसी प्रकार का कैंसर है, उन्हें ब्रेन ट्यूमर के लक्षणों के प्रति ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। कुछ अन्य कारकों पर भी शोध चल रहा है, लेकिन उनके और ब्रेन ट्यूमर के बीच का संबंध अभी तक साबित नहीं हुआ है। इनमें मोबाइल फोन का उपयोग, किसी खास तरह के केमिकल के संपर्क में आना या सिर पर लगी चोट शामिल है। अब तक के वैज्ञानिक अध्ययनों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल और ब्रेन ट्यूमर के बीच कोई ठोस और निर्णायक लिंक नहीं मिला है। अंततः यह समझना जरूरी है कि ब्रेन ट्यूमर किसी की गलती की वजह से नहीं होता। यह एक जटिल जैविक प्रक्रिया है जिसके पीछे के कारणों को हम अभी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। इसलिए खुद को या किसी और को दोष देने के बजाय हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हम लक्षणों को कैसे पहचानें और सबसे अच्छा इलाज कैसे प्राप्त करें। जब कोई व्यक्ति ब्रेन ट्यूमर के संभावित लक्षणों के साथ डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर निदान की प्रक्रिया एक जासूस की तरह शुरू करते हैं, जो सुरागों को जोड़कर असली वजह तक पहुंचने की कोशिश करता है। सबसे पहला कदम एक विस्तृत न्यूरोलॉजिकल जांच होती है। इसमें डॉक्टर आपकी सजगता, संतुलन, समन्वय, मांसपेशियों की ताकत, देखने और सुनने की क्षमता और याददाश्त का आकलन करते हैं। यह एक शारीरिक परीक्षा की तरह है जो विशेष रूप से आपके नर्वस सिस्टम पर केंद्रित होती है। उदाहरण के लिए, डॉक्टर आपको एक सीधी रेखा में चलने, अपनी उंगली से नाक को छूने या हथौड़े से घुटनों पर हल्की चोट मारकर आपकी प्रतिक्रिया देखने के लिए कह सकते हैं। इस जांच से मिले सुराग डॉक्टर को यह अंदाजा लगाने में मदद करते हैं कि दिमाग का कौन सा हिस्सा प्रभावित हो सकता है। अगर न्यूरोलॉजिकल जांच में कुछ असामान्य पाया जाता है, तो डॉक्टर दिमाग की तस्वीरें लेने के लिए इमेजिंग टेस्ट की सलाह देते हैं। इसमें सबसे आम और महत्वपूर्ण टेस्ट है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या एमआरआई। एमआरआई मशीन शक्तिशाली चुंबक और रेडियो तरंगों का उपयोग करके दिमाग की बहुत विस्तृत और साफ तस्वीरें बनाती है। यह ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए सबसे संवेदनशील टेस्ट माना जाता है। कभी कभी ज्यादा स्पष्ट तस्वीरें पाने के लिए नस में एक विशेष डाई इंजेक्ट की जाती है, जो ट्यूमर को और भी ज्यादा उजागर कर देती है। एक और इमेजिंग टेस्ट है कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सीटी स्कैन, जो एक्सरे का उपयोग करके दिमाग के क्रॉस सेक्शनल चित्र बनाता है। यह एमआरआई से तेज होता है और आपातकालीन स्थितियों में उपयोगी हो सकता है। इमेजिंग टेस्ट से ट्यूमर की मौजूदगी, उसके आकार और स्थान का तो पता चल जाता है, लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता कि ट्यूमर कैंसर युक्त है या गैर कैंसर युक्त। इसका अंतिम जवाब पाने के लिए बायोप्सी की जरूरत पड़ती है। बायोप्सी एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें ट्यूमर का एक छोटा सा नमूना निकाला जाता है। फिर इस नमूने को एक पैथोलॉजिस्ट द्वारा माइक्रोस्कोप के नीचे जांचा जाता है ताकि कोशिकाओं के प्रकार का पता लगाया जा सके। बायोप्सी दो तरीकों से की जा सकती है। एक है स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी, जिसमें खोपड़ी में एक छोटा सा छेद करके एक पतली सुई को एमआरआई या सीटी स्कैन के मार्गदर्शन में सीधे ट्यूमर तक पहुंचाया जाता है। दूसरा तरीका यह है कि ट्यूमर को हटाने के लिए की जाने वाली सर्जरी के दौरान ही एक नमूना ले लिया जाए। एक बार बायोप्सी से ट्यूमर के प्रकार की पुष्टि हो जाने के बाद डॉक्टर उसकी ग्रेडिंग करते हैं। ट्यूमर का ग्रेड यानी ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक यह बताता है कि उसकी कोशिकाएं कितनी असामान्य दिखती हैं और वह कितनी तेजी से बढ़ने की संभावना रखता है। ग्रेड 1 ट्यूमर सबसे कम आक्रामक होते हैं,
और धीरे धीरे बढ़ते हैं, जबकि ग्रेड 4 ट्यूमर सबसे ज्यादा आक्रामक होते हैं और तेजी से फैलते हैं। ये सारी जानकारी ट्यूमर का प्रकार, उसका ग्रेड, आकार और स्थान मिलकर निदान की पहेली को पूरा करती है। इसके आधार पर ही न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन और ऑन्कोलॉजिस्ट की टीम मिलकर मरीज के लिए सबसे उपयुक्त और व्यक्तिगत इलाज योजना तैयार करती है, जो सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित करने में मदद करती है। ब्रेन ट्यूमर का निदान होना बेशक एक चुनौतीपूर्ण खबर है, लेकिन यह अंत नहीं है। यह एक नई लड़ाई की शुरुआत है और अच्छी बात यह है कि आज हमारे पास इस लड़ाई को लड़ने के लिए पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हथियार हैं। ब्रेन ट्यूमर का इलाज कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे ट्यूमर का प्रकार, आकार, ग्रेड और स्थान, साथ ही मरीज की उम्र और समग्र स्वास्थ्य। इलाज का मुख्य लक्ष्य होता है जितना संभव हो सके ट्यूमर को हटाना, उसके दोबारा आने की आशंका को कम करना और दिमाग के सामान्य कार्यों को सुरक्षित रखना। इसके लिए डॉक्टरों की एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम मिलकर काम करती है, जिसमें न्यूरोसर्जन, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट शामिल होते हैं। सर्जरी अक्सर ब्रेन ट्यूमर के इलाज का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है, खासकर उन ट्यूमर के लिए जो दिमाग के ऐसे हिस्से में होते हैं जहां पहुंचना सुरक्षित हो। न्यूरोसर्जन का लक्ष्य होता है कि वे दिमाग के महत्वपूर्ण हिस्सों को नुकसान पहुंचाए बिना ज्यादा से ज्यादा ट्यूमर को निकाल दें। कभी कभी ट्यूमर को पूरी तरह से निकालना संभव होता है, जिससे मरीज ठीक हो सकता है, लेकिन अगर ट्यूमर दिमाग के संवेदनशील हिस्सों के पास या उनमें लिपटा हुआ हो, तो सर्जन केवल उतना ही हिस्सा निकालते हैं जितना सुरक्षित हो। इसे डीबल्किंग कहते हैं। ट्यूमर का थोड़ा सा हिस्सा भी निकालने से लक्षणों में सुधार हो सकता है और यह अन्य इलाजों जैसे रेडिएशन या कीमोथेरेपी को ज्यादा प्रभावी बनाता है। आधुनिक तकनीकें जैसे इमेज गाइडेड सर्जरी और अवेक ब्रेन सर्जरी ने इस प्रक्रिया को और भी सुरक्षित और सटीक बना दिया है। जब सर्जरी से ट्यूमर को पूरी तरह नहीं निकाला जा सकता या जब ट्यूमर मैलिग्नेंट होता है, तो रेडिएशन थेरेपी का उपयोग किया जाता है। इसमें उच्च ऊर्जा वाली किरणों जैसे एक्स-रे या प्रोटॉन का उपयोग करके बची हुई ट्यूमर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है और उन्हें बढ़ने से रोका जाता है। रेडिएशन को बहुत सटीकता से सीधे ट्यूमर पर लक्षित किया जाता है, ताकि आसपास के स्वस्थ दिमागी ऊतकों को कम से कम नुकसान हो। कीमोथेरेपी एक और महत्वपूर्ण इलाज है, जिसमें दवाओं का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए किया जाता है। ये दवाएं गोली के रूप में या नस में इंजेक्शन के जरिए दी जा सकती हैं। हालांकि ब्रेन ट्यूमर के इलाज में कीमोथेरेपी की एक चुनौती है ब्लड ब्रेन बैरियर, एक सुरक्षात्मक झिल्ली जो खून में मौजूद कई पदार्थों को दिमाग में जाने से रोकती है। इसलिए केवल कुछ ही कीमो दवाएं इस बाधा को पार कर पाती हैं। हाल के वर्षों में टारगेटेड थेरेपी ने ब्रेन ट्यूमर के इलाज में एक नई उम्मीद जगाई है। ये दवाएं पारंपरिक कीमोथेरेपी से अलग होती हैं, क्योंकि ये विशेष रूप से कैंसर कोशिकाओं में मौजूद विशिष्ट आनुवंशिक असामान्यताओं को निशाना बनाती हैं। ये कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने और फैलने का संकेत देने वाले सिग्नलों को ब्लॉक कर देती है और स्वस्थ कोशिकाओं को कम नुकसान पहुंचाती है। इलाज के दौरान और बाद में मरीज को कुछ दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे थकान, मतली या बालों के झड़ने, लेकिन इन्हें संभालने के लिए भी दवाएं और सहायक देखभाल उपलब्ध है। अंत में यह याद रखना सबसे जरूरी है कि जानकारी, जल्दी निदान और सही इलाज मिलकर डर को खत्म कर सकते हैं। चिकित्सा विज्ञान की प्रगति के साथ ब्रेन ट्यूमर से लड़ना और एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जीना अब पहले से कहीं ज्यादा संभव है।